हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में ये आपके मोहर कुलम जो शेयर क्राइटेरिया है वो क्या होता है, पूरे सॉइल में शेयर स्ट्रेस किस तरीके से आ रहा है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ तक में अपना सारा डिस्कशन कर लिए थे। आपको ये भी बता दिए थे कि मोहर सर्किल क्या होता है, और मोहर सर्किल के बारे में अब बहुत ज़्यादा जानना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस से बियॉन्ड हो जाएगा। आपको मोहर सर्किल बनाना नहीं है, नहीं तो मोहर सर्किल बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस के बियॉन्ड हो जाएंगी। अब सिलेबस आपका वही इतने ही टॉपिक जितना हम आपको एक ओवरऑल पहले वाले क्लास में डिस्कस कर दिए थे, सिर्फ उतनी ही चीज़ों को ही अलाउ कर रहा है डिस्कशन करना। अब एक एक करके थोड़ा अब और डिटेल्स में जाते हैं। आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिए थे पहले क्लास में कि क्या होता है पूरा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वाले यूनिट में। सेकेंड वाले क्लास में उसी थ्योरी को कि मोहर कुलम क्राइटेरिया क्या होता है, इसको बताने के लिए आपको शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, और आपको मोहर कुलम का क्राइटेरिया क्या है। उसमें आपको ये फेलियर इन्वेलप जो लाइन आपका चार्ट आता है, वो चार्ट बेसिकली आपको मेरा समझाना टारगेट था लास्ट वाले क्लास में। आप ये चार्ट के बारे में अब सारी कहानी समझ गए। अब आपको हम ये जब चार्ट बता रहे थे तो हम आपको क्या बोले थे कि ये चार्ट जो मोहर कुलम क्राइटेरिया है, MC क्राइटेरिया इसको हम लिख देते हैं। मोहर कुलम जो क्राइटेरिया है ये आपको क्या है, ये C5 सॉइल के लिए था। अब C का मतलब क्या होता है, कोहेजन होता है, ये हम डिस्कस कर दिए थे लास्ट वाले क्लास में। फाई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और फिर साथ में आपको ये फॉर्मूला निकल करके आया कि टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ये कैसे आया ये भी बता दिए कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ का निकालना है, इस जगह का अगर आपको ये वाला हाइट निकालना है तो ये हाइट क्या कहलाएगा, यही शेयर स्ट्रेंथ है, क्योंकि इससे नीचे का जो वैल्यू है सेफ है, यहाँ छू दिया इसका मतलब है फेल हो गया, तो ये वाला जो वैल्यू है ये फेलियर वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या बोले, टाउ एफ बोले। अब टाउ एफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये वाला लाइन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, इसको हम लोग बोले, मोहर कुलम ने बोला इसको सी, तो हम लोग भी इसको बोले सी। अब बचा ये वाला हाइट, ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू टेन फाई होता है, ये वाला आपका फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तो आप इसको क्या किए, सिग्मा टेन फाई। इस तरीके से आप टेन फाई क्या हो जाता, आपको ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है। बेस का वैल्यू क्या है, ये वाला जो वैल्यू है ये तो आपको सिग्मा है ना, जितना आपके सॉइल में उस समय आया है, यही वाला वैल्यू पता नहीं है, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, AB बोल दीजिए, तो वो AB क्या निकल करके आएगा, सिग्मा टेन फाइव। तो अब अगर हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है तो हम क्या करेंगे, C प्लस सिग्मा टेन फाइव। तो यही हम लोगों का ये एक मोहर कुलम क्राइटेरिया से शेयर स्ट्रेंथ निकालने का ये फॉर्मूला मिल गया। इन फॉर्मूलेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे एक एक थ्योरी बताते जाएंगे ना, आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब ये जो हम आपको चार्ट बताए थे, ये चार्ट यहाँ पे आपको लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है। जब आप मोहर कुलम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं तो आपको इस टॉपिक को हाईलाइट कर लेना है कि ये C5 सॉइल जो है, जिसमें C भी है फाई भी है, दोनों चीज़ें हैं। मतलब सॉइल में अपना एक एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है, सॉइल में आपके कोहेजन भी है। मतलब प्योर बालू भी लेके नहीं चल रहे हैं, प्योर बालू अगर लेके चलते तो उसमें आपको कोहेजन नहीं मिलता। प्योर बालू मतलब सॉरी प्योर सैंड जो हम कहना चाह रहे हैं, प्योर सैंड आपका वो सैंड नहीं होता जो आप जनरली आप देखते हैं जब आप कहीं पे कहीं कंस्ट्रक्शन करना होता है तो आपका ट्रैक्टर या ट्रक से बालू आता है, तो वो आपका प्योर सैंड नहीं होता है। प्योर सैंड एक आइडियल सैंड है। आइडियल मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ मिलावट सब में है। तो आइडियल सैंड होता तो क्या होता है कि उसके सारे पार्टिकल्स एक एक जो है वो सब आपस में बिल्कुल आप उसको सेपरेट कर सकते। एक भी अगर आप पूरे एक मुट्ठी अगर आप ऐसे बालू उठाएंगे तो आप उसको बजाते छू के बता सकते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स जो है अलग 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 हैं। इसका मतलब है कि कोहेजन बिल्कुल ज़ीरो है उसमें, तो वो हो जाता है आपका प्योर सैंड। एक वो टाइप का भी सॉइल हो सकता है। एक हो सकता है प्योर क्ले, जिसमें और कुछ सिल्ट सैंड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर क्ले है। प्योर क्ले है इसका मतलब क्या है कि उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग उस वाले वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्योर क्ले कैसा होगा कि आप एक मिट्टी के, ये जैसे आपका मिट्टी है या ये वाला आपका एक मिट्टी है, आप इसको हाथ में उठाए ये एज इट इज़ है। इसका मतलब है कि इसको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सैंड को ना प्रॉब्लम है कि सैंड को आप इस तरीके से रखते हैं तो ये क्या होता है, कुछ देर बाद आप देखते हैं कि ऐसे हो गया, क्योंकि वो अपना एक एडजस्टेड एंगल पे पहुंच जाता है। क्ले अगर प्योर क्ले है, प्योर क्ले का आप ऐसे मिट्टी उठा दिए, जो हम आपको केक का एग्जांपल दिए थे, तो वो क्या होगा, वो ऐसे ही रहेगा,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेबिलिटी से। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का रोल प्योर क्ले में नहीं होता है। तो जब प्योर क्ले में नहीं होता है तो ये वाला पोर्शन उसमें जीरो हो जाएगा। प्योर सैंड में देखेंगे तो कोहेजन जीरो हो जाएगा। तो ये शेयर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ C5 सॉइल के लिए है, जिसमें कोहेजन भी है, जिसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है। अब इसमें अलग अलग टाइप के सॉइल भी आपके आ सकते हैं, हम लोग आज यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। सबसे हम लोग मोहर कुलम क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए, उसके वजह से आपको एक फेलियर इन्वेलप पता चल गया, आपको एक इक्वेशन पता चल गया मोहर कुलम क्राइटेरिया से, टाउ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi। ठीक है, याद कर लेना, ये आगे तक आपके लाइफ में काम आता रहेगा। अब हम आपको बोले सी क्या होता है, कोहेजन होता है। कोहेजन क्या होता है हम आपको एग्जांपल देकर के साथ समझा दिए। अब आप पढ़िए वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल इज कॉल्ड कोहेजन। सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, अगर आप एक मिट्टी का एग्जांपल लिए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा आप मिट्टी का उठाए हैं, तो ये पूरा क्या है, मिट्टी ही है ना। इसका मतलब है सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, मिट्टी के ही मॉलिक्यूल्स है ना। तो इनके बीच में ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल के साथ जो चिपका है, फिर ये बगल वाले के साथ चिपका है, ये इसके साथ चिपका है, सब एक दूसरे अपने बगल वाले के साथ जो एक बॉन्डिंग वाला जो एक बिहेवियर है, जो एक चिपकने का जो टेंडेंसी है, वो क्या कहलाता है, कोहेजन कहलाता है। एग्जाम में पूछेगा डिफाइन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले ऐसे भी आता था कि डिफाइन, और इसके बाद ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और 2 टर्म दे देगा A B, या अगर उसको लेंदी बनाना होगा तो 4 टर्म दे देगा। अब 4 टर्म में एक पूछ देगा कोहेजन, एक पूछ देगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एक बोल देगा आपको शेयर स्ट्रेंथ फॉर कोहेजन सॉइल, कोहेसिव सॉइल, और एक लिख देगा शेयर स्ट्रेंथ फॉर C5 सॉइल। अब चारों के बारे में कुछ कुछ लिखिए, डिफाइन कीजिए, डायग्राम बताइए, तो आप कोहेजन के बारे में ये सारी बातें लिखेंगे। फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे जो आगे आएगा वो लिखेंगे। फिर आपको बताना है कि शेयर स्ट्रेंथ फार्मूला फॉर कोहेजनलेस सॉइल, तो फिर उसके लिए जो फार्मूला बनेगा, जो चार्ट बनेगा फेलियर इन्वेलप वाला, वो चार्ट बताएंगे। सारी चीज़ें हम बताएंगे एक एक करके। अभी आप सिर्फ टॉपिक्स को सुनते चले जाइए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये भी आपको बताएंगे। क्वेश्चंस का पॉसिबल आंसर क्या होगा वो भी आएगा, तो आपको इसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया। ड्राई सैंड इज कोहेजनलेस। अब हम आपको बोले थे ना कि प्योर सैंड जिसको हम बोल रहे थे, जो ड्राई सैंड होता है जिसमें एक भी मॉइस्चर का कोई पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं हो। अब जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए, आपका रेगिस्तान में जैसा बालू होता है, वहाँ पे पानी का दूर दूर तक कोई आपको नामो निशान नहीं होता है। आप अगर आधा फीट 1 फीट भी अगर आप सैंड को एक्सकेवेट करेंगे तो उसके बाद भी आपको वो सैंड गीला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा सूखा ही है। जनरली आप अपने एरिया में जहाँ आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब आपका ट्रक से बालू आता है या ट्रैक्टर से बालू आता है, वो एक जगह पे रखते हैं आप, 1 दिन 2 दिन धूप में रह जाता है, तो आप देखते हैं टॉप सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। लेकिन फिर भी जब आप उसके अंदर आप उसको एक्सकेवेट करते हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट से या हाथ से, तो आप देखते हैं अंदर थोड़ा थोड़ा ठंडक है, थोड़ा पानी का आपको प्रेजेंस मौजूद है। तो वो ड्राई सैंड नहीं कहलाएगा, ड्राई सैंड कहलाएगा रेगिस्तान वाला। तो रेगिस्तान वाला जो ड्राई सैंड जिसको बोल रहे हैं वो क्या होता है, कोहेजनलेस होता है। उसके पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि चिपकने के लिए उसमें जो एक पानी का क्राइटेरिया होता है वो अवेलेबल ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सॉइल जिसमें C है, कोहेजन है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके चिपकने के लिए पानी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अब उसी रेगिस्तान वाले बालू को आप मान लीजिए कुछ इतना सा एक बॉक्स बना लिए, ये आपका कुछ बालू है जो रेगिस्तान वाला बालू है। अब उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, एक थोड़ा सा कोहेजन आ जाएगा। उसका वैल्यू 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 90% ड्राई रहेगा, 10% कोहेजन आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाएंगे तो वो सॉइल थोड़ा क्या होगा, फ्लो होना बंद करेगा। अगर हवा में उड़ रहा था सॉइल तो वो थोड़ा सेटल्ड हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स आपस में आप उसको फील कर सकते हैं कि एक बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगा। क्यों बनेगा, वो पानी की वजह से बनेगा। तो कोहेजन कैसे लाते हैं हम लोगों को, अगर कोहेजन नहीं है सॉइल में कि लाना है, तो हम लोगों को क्या करना है, पानी का इस्तेमाल करना है। पानी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से कोहेजन आएगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे दलदल बन जाएगा, कम इस्तेमाल करेंगे पता ही नहीं चलेगा। जो ऑप्टिमम पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको क्या हो जाएगा, आपको कोहेजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लेई सॉइल हैज़ मैक्सिमम कोहेजन। जो प्योर क्ले होते हैं, जिसके जो आपके चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल को हम लोग प्योर क्ले कहते हैं, तो वो जो क्ले होते हैं जो आपको बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए ही हैं, तो वो वाले में क्या होता है, मैक्सिमम कोहेजन मिलता है। इसका मतलब है मिनिमम कोहेजन किस में मिलेगा, ड्राई सैंड में। मैक्सिमम कोहेजन किस में मिलेगा, प्योर क्ले में। ये 2 चीज़ें याद रखिए,
ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एसबीटी पूछ सकता है। आपके जो स्टेट बोर्ड है, एमएसबीटी हो गया, झारखंड का आपका जो टेक्निकल बोर्ड हो गया, ये डिप्लोमा का जो सिलेबस है ना, ये लगभग सारे स्टेट बोर्ड्स में एक जैसा है। इस पेपर में जियो टेक्निकल में एटलीस्ट कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपका एक्स्ट्रा होगा या ज़्यादा कम होगा, कुछ भी। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं और टू द पॉइंट सब आपको जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें मिल जाएगा। तो आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, आपको ये चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। द कोहेजन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, अब ये जो कोहेजन होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फाइननेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जितने ज़्यादा फाइन होंगे, जितने ज़्यादा छोटे साइज के होंगे, उतना आपस में क्या होगा, उनके बीच बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगा। बहुत फाइन, अगर आप मोटा मोटा जैसे आप बालू को ले लीजिए, तो उनके बीच में आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर में आप वो मोटा वाला बालू आप ला करके रखिए जो आप कंस्ट्रक्शन में कंक्रीटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि सारे पार्टिकल्स अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। अब बहुत, आप जैसे आप पाउडर ले लीजिए अपने घर में, जो आप फेस पाउडर या कोई भी पाउडर जो आप यूज़ करते हैं, तो आप उसको एक कंटेनर में डालिए, तो आप देखिए कि वो क्या होगा कि आप जब उसको उंगली से प्रेस कीजिएगा तो वो अपने आप में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनर हो जाते हैं। तो फाइननेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स आपको कोहेजन को इनहेंस वो करता है, मतलब या तो बढ़ाता है या घटाता है। फाइननेस ज़्यादा है तो कोहेजन ज़्यादा है, फाइननेस कम है तो कोहेजन कम है। अमाउंट ऑफ क्ले, किसी भी सॉइल में क्ले कितना प्रेजेंट है? क्ले 90% प्रेजेंट होगा तो आपको ऑब्वियसली उसका जो आपका कोहेजन होगा वो ज़्यादा होगा। क्ले अगर 20% प्रेजेंट है, इसका मतलब कि रिमेनिंग क्या हो सकता है? सिल्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, तो फिर आपका कोहेजन जो होगा वो अलग होगा। तो हाइयर द अमाउंट ऑफ क्ले, हाइयर इज कोहेजन, लो लेसर इज द अमाउंट ऑफ क्ले, लेसर इज कोहेजन। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, ये तो हम आपको बता ही दिए, पानी कितना मिलाते हैं, कितना पानी मौजूद है सॉइल में, उसके ऊपर कोहेजन का वैल्यू डिपेंड करता है। अब ये भी क्या है, वाटर कंटेंट इस तरीके का चार्ट बनेगा। पानी बहुत कम मिलाएंगे कोई फर्क नहीं पता चलेगा, कुछ ठीक ठाक पानी मिलाएंगे तो अच्छा कोहेजन मिलेगा, ज़्यादा पानी मिला देंगे तो फिर कोहेजन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम कोहेजन कहाँ पे मिलेगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपको कोहेजन के बारे में। अब दूसरा आता है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब है कि पहले आपको इंटरनल फ्रिक्शन पता होना चाहिए कि इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, फिर उसका कितना एंगल उसको ज़रूरत लगता है या कितने एंगल पे वो सेटल्ड होता है, उसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्या है इंटरनल फ्रिक्शन? द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स एट देयर कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नोन एज इंटरनल फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में हम 3 चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। एक सॉइल के पार्टिकल्स का इंटरलॉकिंग, उसके वजह से आपको एक फैक्टर रहता है, दूसरा रहता है आपका कोहेजन, और तीसरा रहता है आपका इंटरनल फ्रिक्शन। ये 3 टॉपिक्स हम आपको लास्ट वाले क्लास में नोट्स में स्टार्टिंग में कहीं पे डिस्कस किए थे कि जो फैक्टर जिस पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड करता है, ये मेजर फैक्टर्स हैं। माइनर छोटे मोटे फैक्टर्स अभी और भी बहुत सारे हैं जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है सॉइल का, कैलकुलेट करना है, तो ये 3 आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जो है इंटरलॉकिंग, वो बहुत रोल प्ले नहीं करता है। दूसरा टॉपिक क्या बताए थे? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। क्या बोले थे? जब आपको सॉइल पार्टिकल मूव करेगा तो वो जो स्टेबल, जैसे आपको इस तरीके से सॉइल का पार्टिकल यहाँ पे आपको मूव कर रहा है, सॉइल का पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है तो ये वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पे स्टेबल है, तो जब ये मूव कर रहा है तो ये उनके साथ टकरा रहा है, टकराने से जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उससे भी सॉइल में एक शेयर स्ट्रेंथ आपका डेवलप होता है। ये हम आपको लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे। यही है आपका ये इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि सॉइल के अंदर में जो पार्टिकल्स है वो उनके आपस का बीच का फ्रिक्शन है ना, तो ये कहलाएगा आपका इंटरनल फ्रिक्शन। अब ऑब्वियसली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम लोगों का कुछ इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है? सॉइल अल्टीमेटली जिस एंगल पे आकर के सेटल्ड हो गया, इसका मतलब है कि ये पूरा फ्लैट नहीं हो गया ना, सॉइल इस तरीके से फ्लैट तो नहीं हुआ। आप सॉइल को ऐसे जमा किए थे तो सॉइल ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ फ्रिक्शन है जो सॉइल को पूरी फ्लैट नहीं होने दे रहा है, इतने पे ही उसको स्टेबल कर दे रहा है। तो ये जो कितने कैसे मेजर करेंगे? तो कोई एंगल से मेजर करेंगे। वो एंगल क्या होगा कि जितना ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा ये स्लोप, वही कहलाएगा मेरा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। It represents the frictional resistance between the soil particles which is directly proportional to the normal stress. जैसे जैसे नॉर्मल स्ट्रेस आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका इंटरनल फ्रिक्शन जो है एंगल, ये आपका बढ़ते चला जाएगा। मतलब आप एक बिल्डिंग पे आप इस तरीके से लोड लगाएंगे तो लोड लगाने से आपका क्या होगा कि ये
विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल स्ट्रेस। ये इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, ये आपके नॉर्मल स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे नॉर्मल स्ट्रेस आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉइल का जो अपना फ्रिक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। इमेजिन कीजिए ये मेरा एक सॉइल का एक पार्टिकल है, एक लेयर है, ये मेरा सॉइल का दूसरा लेयर है, ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर कॉन्टैक्ट में है। मान लीजिए कि जो फेलियर होने वाला है वो आपको यहाँ से होने वाला है, ऐसा मान लेते हैं। तो जब आप इसको बहुत प्रेशर से, आप इस हाथ को यहाँ पे आप इस तरीके से प्रेशर दे रहे हैं नीचे वाले हाथ पे, तो ये क्या हो रहा है, आप एक तरह से नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो मेरे हाथ पे स्ट्रेस आ रहा है। तो जब स्ट्रेस आ रहा है और ये पहले ही प्रेस हो रहा है नीचे की तरफ, और उस समय आप इसको घसकाना भी चाह रहे हैं इस तरीके से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, कम मूवमेंट हो रहा है। अब हाथ को नॉर्मली हम इसके ऊपर रखें और ऐसे मूव कराना चाहें तो मेरा फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो जितना आप इसको प्रेस करके रखेंगे उतना फ्रिक्शन क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो उतना ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू उतना बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में। तीसरा टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है प्रिंसिपल प्लेन। अब क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन, हम एक डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं। इस डायग्राम से समझिए, आपका एक सॉइल है, अभी स्ट्रेट सॉइल है, मतलब इंक्लाइन सॉइल नहीं है। अब इस सॉइल के ऊपर में आप क्या किए, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जो डायरेक्टली हम लोग ऐसे कह देते हैं कि आप एक पी दे रहे हैं इस सॉइल के ऊपर में। अब सॉइल के ऊपर में पी दे रहे हैं तो किसी भी जगह पे, चाहे हम यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, तो सॉइल के ऊपर इस लोड की वजह से एक स्ट्रेस आ रहा होगा, जो ऑब्वियसली ये कॉन्टैक्ट एरिया, जैसे मान लीजिए लोड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और हम इस पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा एरिया कितना हो जाएगा, इमेजिन करके देखिए 2D में अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसा होगा। मतलब अगर हम इस जगह के सॉइल का अगर हम एक ऐसा सेक्शन काटें, सेक्शन काट के ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर एक एरिया मान लेते हैं। इस एरिया पे आपको इस लोड की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, तो इस लोड को डिवाइडेड बाई ये सॉइल का जो एरिया कीजिएगा तो आपको क्या निकल करके आएगा, सिग्मा का वैल्यू आएगा। सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए होता है। तो जितना पी इसके ऊपर आ रहा है डिवाइडेड बाई आप इस किसी भी जगह पे, मान लीजिए आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो जितना एरिया यहाँ पे है उससे डिवाइड किए तो सॉइल में एक स्ट्रेस लग रहा है। ये स्ट्रेस क्या लग रहा है, वर्टिकली बिल्कुल डाउनवर्ड्स लग रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर इस सॉइल पे, यहाँ का कोई सॉइल उठा लीजिए, रैंडम एक पार्टिकल उठा लीजिए, इस पार्टिकल पे अगर आप पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि इधर से ही लोड आ रहा है। तो लोड आ रहा है तो इस वाले पार्टिकल में ऊपर के साइड से सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या होगा, नीचे के साइड से आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल वाला, ये मेरा इस सॉइल का मैक्सिमम वाला आपका वो होगा जिस पे स्ट्रेस आएगा। ठीक है, इसको ये जिस प्लेन पे आ रहा है, जैसे इस प्लेन पे आ रहा है ना, ये एक प्लेन है मेरा, इसी प्लेन पे मेरा मैक्सिमम जो है इस सॉइल पे स्ट्रेस आ रहा है, ये प्लेन कहलाएगा प्रिंसिपल प्लेन। और इस प्रिंसिपल प्लेन पे ये जो आप रेड वाला एरो देख रहे हैं ये कहलाएगा आपका क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्योंकि ये लोड की बात तो अब होगी नहीं, अब तो बात होगी आपके स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस किसके वजह से आ रहा है, इस पी की वजह से आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, या ये सॉइल है तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सॉइल का जो अपना ये एरिया है उस पे आ रहा है। तो ये आ रहा है आपको, इसको हम एक नाम दे देते हैं सिग्मा 1, सिग्मा स्ट्रेस का वैल्यू इसको 1 नाम दे दिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 का ही रिएक्शन आ जाएगा। अब क्योंकि ये लोड जिस डायरेक्शन में पड़ रहा था उसी डायरेक्शन में ही ये आया, तो ये जो प्लेन है, जिस प्लेन पे ये वाला आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आया, ये प्लेन कहलाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेन, एक नाम है, ध्यान रखिए। अब सॉइल में ऐसा कभी नहीं होता है कि लोड जो है ना सिर्फ एक डायरेक्शन में ही लगेगा, प्रेशर एक डायरेक्शन में ही लगेगा। ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो 2 डायरेक्शन में लगेगा, तीनों डायरेक्शन में लगता है, लेकिन एक डायरेक्शन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब जो प्रेशर लगेगा वो एक तो ये वाला एक्सिस में लग गया। अब सॉइल के ऊपर एक प्रेशर आपको ऐसे भी आएगा, इस तरफ से एक सॉइल है, मान लीजिए क्यूब बनाने की एक कोशिश करते हैं पहले। इस क्यूब के अंदर अगर आप मान लीजिए कि यहाँ कोई एक पार्टिकल्स आप ऐसे रख दिए हैं, तो इस पार्टिकल में एक्स डायरेक्शन में भी लोड लगे, प्रेशर आएगा, कुछ वाई डायरेक्शन में भी आएगा और जेड डायरेक्शन में भी प्रेशर आएगा। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, वो इस वाले लोड की वजह से आ रहा है।
लेकिन इस लोड की वजह से जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो इसी लाइन में लोड के साथ साथ ही आपको एक्ट करता है। अगर लोड मेरा ऐसे लग रहा होता तो मैक्सिमम सिग्मा वन मेरा ऐसे हो जाता, कोई एक इस तरीके का हम स्क्वायर पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, तो ये मेरा सिग्मा वन, ये मेरा सिग्मा वन हो जाता। लोड अगर ऐसे आ रहा है तो इसी पार्टिकल पे सिग्मा वन यहाँ हो जाता, सिग्मा वन यहाँ हो जाता। मतलब ये लोकेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में लोड आपका डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसके वजह से अब क्योंकि एक सिंगल पॉइंट के तरफ से तो इफेक्ट हो नहीं रहा, एरिया की बात हो रही है ना, तो एक इफेक्ट जो है आपको वो इधर से भी लगेगा सॉइल के ऊपर। मतलब सॉइल में आपको एक्स एक्सिस में तो आपका जैसे इधर से तो लोड पड़ ही रहा है ऊपर से, तो सॉइल नीचे तो कंप्रेस हो ही रहा है, लेकिन कुछ आपको ना इधर से भी लोड सॉइल में लगेगा, वो इसी लोड की वजह से लगेगा, लेकिन वो इतना कम परसेंटेज लगेगा कि आप कह सकते हैं कुछ ऐसा कि ये 10% है और ये 90% है। मतलब है कि मेजर जो आपका इम्पैक्ट है वो 90% वाला ही दे रहा है, लेकिन सॉइल में क्या है, दूसरे डायरेक्शन से भी फ्री नहीं है, उधर से भी आपको 10% का लोड जो है वो आपका पड़ ही रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सिग्मा 3, इसको नाम दे देते हैं सिग्मा 3। अब आप कह सकते हैं कि सिग्मा 1 जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। अब यही नाम स्टैंडर्ड चलेगा पूरे इंजीनियरिंग में, जब भी सिग्मा 1 लिखा रहेगा कहीं पे मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस बोल रहा है, और सिग्मा 3 जो है वो आपका बोल सकते हैं आपका मिनिमम स्ट्रेस है। मतलब घुमा करके 90% ये वाला स्ट्रेस है, 10% ये स्ट्रेस है, तो परसेंटेज देखते ही आप क्या बोलिएगा, एक मैक्सिमम एक मिनिमम है। इस मैक्सिमम स्ट्रेस का नाम होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्यों होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस? क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन पे अलाई कर रहा है, जिस डायरेक्शन में लोड पड़ रहा है उसी डायरेक्शन में जो ये एक्सिस बनेगा ये प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। अब हम यहाँ जो एग्जांपल दिए थे उसमें आपको ऊपर से लोड पड़ रहा था तो ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया, यहाँ एक्स एक्सिस का बोल रहे हैं पी, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। इसके 90 डिग्री पे जो दूसरा वाला प्लेन रहेगा वो आपको कौन सा कहला जाएगा, ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं कहलाएगा। अब ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्लेन, तो नाम नहीं बताते हैं इसमें डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो प्रिंसिपल प्लेन है तो क्लियर हो जाता है ये सिग्मा वन, एक तरफ से आपको लोड पड़ रहा है तो दूसरे तरफ से आपको क्या होगा, रिएक्शन आएगा। उसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन में आपको एक सिग्मा 3 और अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा 3। अब ये चीज़ आपको इस तरीके से यहाँ देख रहे होंगे कि चारों तरफ से आपको सिग्मा सी ही लिखा हुआ है। तो क्योंकि हम आपको क्या बोले कि हम लोग एक स्ट्रेट ग्राउंड एज्यूम कर रहे हैं, तो जब हम स्ट्रेट ग्राउंड एज्यूम करेंगे तो मेरे एक पार्टिकल्स में चारों तरफ से एक लोड जो है उसके वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो चारों तरफ से एक बराबर आएगा। जैसे ही हम ऐसा ग्राउंड बना देते हैं और फिर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, यहाँ से हम एक पी लगाते हैं, यहाँ का एक सॉयल पार्टिकल उठाते हैं, अब इस सॉयल पार्टिकल में चारों तरफ से लोड एक बराबर नहीं लग रहा है, यहाँ से सिग्मा वन लग रहा है और दूसरे डायरेक्शन से सिग्मा थ्री लग रहा है। ये सिग्मा वन क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है। सिग्मा थ्री क्या है, आपको माइनर स्ट्रेस है, आप कह सकते हैं मिनिमम स्ट्रेस है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये दो चीज़ आपका हो सकता है। अब क्योंकि इंक्लाइंड की बात की है यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी हम आपको शेयर का कोई डिस्कशन अभी तक नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड है, जो लोड पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ नीचे इम्पैक्ट आएगा, और क्योंकि इधर से भी आपको सेम बराबर ही इम्पैक्ट आएगा, तो ये पार्टिकल जो है वाई ये पूरा क्या रहेगा, चारों तरफ से लोड की वजह से कॉम्प्रेस्ड रहेगा। जैसे ही आप इंक्लाइंड किए, तो आपको हम कल बताए लास्ट वाले क्लास में जो आपको डायग्राम्स बना के दिखाए थे कि अब बात कभी भी सीधा होगा ही नहीं, अब बात होगा सीधा के साथ साथ थोड़ा सा तिरछा भी। तो तिरछा भी इसका मतलब क्या है कि सॉयल का पार्टिकल जो है आपका वो आपका अब कुछ रोटेट होना चाह रहा है। क्यों रोटेट होना चाह रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे लोड पड़ रहा है इसके ऊपर, तो ये इस वाले बॉडी को क्या कर रहा है, ऐसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसका एंगल चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अगर हम एक पार्टिकल बनाएं, एक ये सॉयल का पार्टिकल है, इसमें अगर हम इसको बोलते यहाँ सिग्मा वन, यहाँ बोल दें हम सिग्मा वन, यहाँ बोल दे सिग्मा थ्री, यहाँ भी बोल दे सिग्मा थ्री, क्योंकि इंक्लाइंड बना रहे हैं तो सिग्मा थ्री, स्ट्रेट बनाते हैं तो सिग्मा वन दोनों तरफ से सिग्मा वन होता। और इसके साथ साथ अब एक चीज जो इंक्लाइंड वाले में और दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा ये वाला लाइन इस तरीके से। मतलब ये बताएगा कि ये जो एरो इस तरीके से दिखाएंगे, ये बताएगा कि आपके बॉडी पे नॉर्मल स्ट्रेस तो लग ही रहा है,
नॉर्मल स्ट्रेस उसको कहते हैं जो बिल्कुल एक्सिस के किसी भी पार्टिकल के फेस पे 90 डिग्री का लोड पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट लोड आप इसको कह सकते हैं। तो जो नॉर्मल लोड पड़ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, वो तो आएगा ही, लेकिन क्योंकि पार्टिकल ऐसे जगह पे है कि उस पर शेयर भी आ रहा है, तो एक शेयर स्ट्रेस भी आएगा। और ये दोनों हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि ये दोनों कंबाइंड हो करके एक ये मूवर सर्किल बनाते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट जिसका प्लेन आपको मान लीजिए सिग्मा 1 आया 100, सिग्मा 3 आया 10 और शेयर स्ट्रेस आ गया 15, तो क्या होगा, ये सिग्मा 1 डालेंगे यहाँ 100, सिग्मा 3 डालेंगे यहाँ 10, और ये हो गया आपको क्या, सिग्मा का लाइन नॉर्मल का, और शेयर का लाइन तो ये वाला है एक्सिस, तो शेयर का वैल्यू है मान लीजिए 15, ये बना दिए। अब इस तीनों पॉइंट को जब एक सर्किल बनाकर कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये कहला जाएगा मोहर सर्किल इस वाले सॉइल के लिए जिसका सिग्मा 1 100 है, सिग्मा 3 10 है और टाउ आपका 15 है, तो ये एक बनेगा। फिर एक दूसरा पार्टिकल उठाइए कहीं और का, वहाँ कहानी कुछ और होगा, मान लीजिए लोड बढ़ा दिया आप, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये सर्किल बड़ा होते चला जाएगा इस तरीके से। फिर ऐसे करते करते जब लोड बढ़ाते बढ़ाते अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे जब इसको टच कर देगा तो समझ में आ जाएगा कि इतना लोड नहीं देना है, इससे कम वाला लोड मेरा बिल्डिंग के लिए सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल प्लेन जो है वो प्रिंसिपल प्लेन यही होता है जिस प्लेन पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस आपके किसी भी सॉइल पार्टिकल पे लगने वाला है। अब क्योंकि इंक्लाइंड रहेगा, जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं इंक्लाइंड ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो इंक्लाइंड रहेगा तो एक स्ट्रेस प्रिंसिपल हो जाएगा, एक स्ट्रेस आपको मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, एक आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका क्या कहते हैं शेयर भी आके उसमें लग जाएगा। अब जो इतना बात हम पढ़े बताए उतना सारी चीज़ों को यहाँ रीडिंग दीजिए, वही लिखा हुआ है। एट एनी पॉइंट इन ए स्ट्रेन्ड मटेरियल, किसी भी एक मटेरियल जिसपे पहले से ही लोड लग रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, उसको कहते हैं स्ट्रेन मटेरियल। किसी भी एक लोडेड मटेरियल पे आप समझ लीजिए देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। किसी भी एक सॉइल पार्टिकल पे एक ये और एक ये वाला आएगा। अब ये वाला जो तीसरा वाला साइड होता है ना, जैसे इसको हम बोले 1 1, इसको हम बोले सिग्मा 3, ये सिग्मा 1 सिग्मा 1, ये सिग्मा 3 सिग्मा 3, ये होगा सिग्मा 2 सिग्मा 2। लेकिन ये सिग्मा 2 जो है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसका कोई इफेक्ट ही आपको नहीं मिलता है, क्योंकि एक्चुअली हो रहा है एक लोड पड़ने वाले डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट, एक जिस साइड में घसक सकता है उस साइड में इंपॉर्टेंट। अब बाकी एक साइड जिधर इधर भी मिट्टी है इधर भी मिट्टी है, तो ये मिट्टी इसको पुश कर रहा है, ये मिट्टी इसको पुश कर रहा है, तो सॉइल के पार्टिकल को कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे आपका नॉर्मल मैदान है, मैदान में आप एक वो जानवर बांधने के लिए आप एक खूंटा लगाते हैं ना, जिससे जानवर को आप ग्राउंड में कहीं पे बांध के छोड़ देते हैं कि वो अपना खाना खाता रहेगा, घास खाता रहेगा। तो जो आप वो खूंटा को ज़मीन में गाड़ के जाते हैं तो 1 घंटे बाद आते हैं तो वो खूंटा ऐसे टेढ़ा थोड़ी मिलता है आपको। अगर मान के चलिए कि जो जिस जानवर को आप उस खूंटे में बांधे हैं, मान लीजिए वो कोई प्रेशर नहीं लगाया है, कोई खींचने की कोशिश नहीं किया है, तो आप नॉर्मली ग्राउंड में लगा के जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपको मिट्टी है वो आपको चारों तरफ से कैंसिल आउट कर दे रहा है एक दूसरे के इफेक्ट को। इधर से भी स्ट्रेस आ रहा है उसके ऊपर, वो चाह रहा है कि हम इस खूंटे को इधर धक्का दें, लेकिन इधर से जो स्ट्रेस आ रहा है वो चाह रहा है इधर धक्का दें, अल्टीमेटली आपका खूंटा वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो ये होता है कैंसिल आउट। तो ये सिग्मा 2 वाले की बात हम लोग इसमें करते नहीं है, हम लोग बात करते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में आपके पास जो आता है वो एक शेयर आता है, स्ट्रेस आता है, ऑन विच ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस आर एक्टिंग, दैट इज नो शेयरिंग स्ट्रेस एक्टिंग। At any point in a strained material, there exist 3 mutually perpendicular planes on which only direct stress are acting, no shearing stress acting। मतलब है कि आप जब एक स्ट्रेट वाले एरिया की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेट वाले एरिया में किसी भी सॉइल पार्टिकल को उठा लीजिएगा तो इसमें 3 डायरेक्शन होगा, और 3 डायरेक्शन में हम आपको बताए ना कि इधर सिग्मा 1 होगा तो इधर भी सिग्मा 1, फिर इधर सिग्मा 1 होगा तो इधर भी सिग्मा 1। जब चारों साइड से सिग्मा 1 है तो इधर भी सिग्मा 1 होगा और इधर भी सिग्मा 1 होगा, और इसमें शेयर आएगा नहीं। जैसे ही तिरछा में ले जाइएगा फिर शेयर आएगा। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक सॉइल में देखेंगे तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन होता है, इसमें डायरेक्ट शेयर लगता है, कोई शेयर स्ट्रेस वगैरह नहीं लगता है। दीज आर नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन्स। ये जो प्लेन्स है जिसपे आपका डायरेक्ट शेयर लग रहा है वो आपको कहलाता है प्रिंसिपल प्लेन्स। द नॉर्मल स्ट्रेस दैट एक्ट ऑन ए प्लेन्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब वो जो नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी प्लेन पे जो एक्ट करता है वो आपको कहलाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। समझा दिया आपको। द लार्जेस्ट ऑफ दिस, अब इस प्रिंसिपल स्ट्रेस में आपको कितना 3 वैल्यू मिला, एक को तो चलो आप इग्नोर कर रहे हैं, 2 वैल्यू मिला सिग्मा 1 और सिग्मा 3। इसमें से जो लार्जर है, जैसे सिग्मा 1 को लार्जर बोले तो जो लार्जर है उसको हम लोग बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस।
प्रिंसिपल स्ट्रेस सब ही है, इसमें से एक मेजर हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो वो कहलाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सिग्मा 3 गलत लिखा हुआ है, ये सिग्मा 1 हो जाएगा। स्टैंडर्ड तरीका जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 होता है। एंड द स्मॉलेस्ट माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये आपका सिग्मा 3 है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। The corresponding planes are respectively designated as the major principal plane, minor principal plane and intermediate principal plane। ये जो तीन प्लेन्स बना जिस पे ये स्ट्रेसेस लग रहा है, ये एक सॉइल पार्टिकल है, इस पे एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन आपका ये है, और इस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है ये एक पड़ रहा है। इसी रेड वाले प्लेन पे ये ब्लैक वाला क्या पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोले, सिग्मा 1, इसको हम क्या बोले, सिग्मा 1, इसको बोले सिग्मा 3, इसको बोले सिग्मा 3। तो इन प्लेन्स को, ये तीनों प्लेन्स क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मिनिमम है वो है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो एक बीच वाला है वो है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये प्रिंसिपल प्लेन पे जो इस प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है वो उसी हिसाब से कहलाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। अगर हम आपको एक ऑब्जेक्ट दें ऐसा, और इसमें हम ऐसा फोर्स लिख करके आपको लिख दें सिग्मा 3, सिग्मा 3, सिग्मा 1, सिग्मा 1, और आपको हम बोले कि बताओ इसमें से आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा है, तो आप माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे। सॉरी, माइनर प्रिंसिपल प्लेन अगर कौन सा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बना देंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा 1 को आप मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है वो आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। तो प्रिंसिपल प्लेन के तीन टाइप हो गए आपको, एक हो गया मेजर, एक हो गया इंटरमीडिएट, और एक हो गया आपको माइनर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इसका काम आपको फिलहाल लेना नहीं है, क्योंकि ये सिग्मा 1, सिग्मा 3, सिग्मा 2 को आप सोम में पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं इसी चैप्टर में, लेकिन वो बीटेक वाले के लिए पढ़ते हैं। तो डिप्लोमा वालों के लिए आपको इस प्रिंसिपल प्लेन को सिर्फ एक थ्योरी के हिसाब से रट लेना है। ये जो डायग्राम्स हम इतने सारे बनाए हैं इसको एग्जाम में बना देना है, आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो है वो हो गया। पूछ सकता है कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्रिंसिपल प्लेन बता दीजिए, 3 टाइप्स के होते हैं, और तीनों टाइप्स के प्लेन पे जो स्ट्रेस लगता है वो उसका तीनों का नाम हो गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। डायग्राम बना करके दिखा दीजिए, इतना थ्योरी लिख दीजिए, 2 मार्क्स का ही पूछेगा, और 2 मार्क्स में इसमें से कोई और चीज़ पूछ सकता है, ये 4 मार्क्स में तो नहीं पूछेगा। अगर 4 मार्क्स में पूछता है तो बोनस है, ठीक है। ये हो गया आपका सारा तीनों बेसिक डेफिनेशंस। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये कि हम आपको जो मोहर कुलम शेयर क्राइटेरिया बताए वो बताए C5 सॉइल के लिए। C5 सॉइल जिसमें आपका C भी है, जिसमें आपका 5 भी है, तो उसका डायग्राम ये कुछ ऐसा ही आप लास्ट क्लास में देखें। इसमें स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू 0 नॉर्मल स्ट्रेस पे C का वैल्यू था, उसके बाद कुछ फाई के एंगल से ये स्लोप आपको बनेगा। इसका अगर हम इक्वेशन बताएंगे तो ये हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम में S से लिखा हुआ है, आप क्या पढ़े हैं, टाउ F इजिकल टू C प्लस सिग्मा tan phi, ठीक है। अब इस C5 सॉइल के अलावा हम आपको एक क्या बताए कि एक आपका हो सकता है प्योर सैंड और एक हो सकता है आपका प्योर क्ले। जो प्योर सैंड बताए उसमें हम आपको क्या बताया कि कोहेजन का वैल्यू एब्सेंट मिलेगा, मतलब C आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हम उसको कह सकते हैं प्योर सैंड को कोहेजन लेस बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोहेजन मिलेगा नहीं, आपस में पार्टिकल्स चिपके नहीं होंगे। तो कोहेजन लेस किसको कहेंगे, हम प्योर सैंड को कहेंगे। एक मिलेगा प्योर क्ले जिसमें आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ कोहेजन ही कोहेजन होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो आपका प्योर क्ले हो गया उसको हम बोल सकते हैं कोहेजिव सॉइल। एक जिसमें कोहेजन ही कोहेजन है तो कोहेजिव। इसमें क्या 0 है तो फाई 0 है। प्योर सैंड में क्या है, कोहेजन लेस है, क्या 0 है तो C 0 है, इसका मतलब है फाई ही फाई है। तो एक में C ही C है और एक में फाई ही फाई है, और एक है जो C फाई दोनों है। आपको सिर्फ ये 3 टाइप के सॉइल ही हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कराएंगे। यही 3 टाइप के सॉइल है जिनके इन नाम में से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। सबसे पहला टाइप तो आप ये पढ़ चुके हैं C5, अभी के नोट्स के हिसाब से सबसे पहला टाइप क्या है आपका, कोहेजन लेस सॉइल। जैसे ही नाम में देखिए कोहेजन लेस, दिमाग में आ जाना चाहिए कि C इज इक्वल टू 0 और फाई का कुछ वैल्यू मिलेगा सिर्फ आपको।
अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच सॉइल इज कोहेजन, जैसे इन विच सॉइल सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि किसमें, कोहेजनलेस सॉइल में। पूछ देगा एग्जाम्पल ऑफ ए कोहेजनलेस सॉइल इज, ऐसा सॉइल जिसमें सी 0 होता है, इसका मतलब दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, प्योर सैंड, प्योर ड्राई सैंड। ये क्या है आपका, जिसमें आपका सी का वैल्यू 0 मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ ए कोहेजनलेस सॉइल इज प्योर ड्राई सैंड, या प्योर सैंड, या ड्राई सैंड, या सैंड, जो भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अगर सैंड के साथ प्योर ड्राई सैंड है तो फिर ध्यान रखना है प्योर ड्राई सैंड या ड्राई सैंड बोलिएगा, क्योंकि सैंड में तो जनरली वाटर पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पूछ लेगा आपको एग्जाम्पल ऑफ ए प्योर कोहेसिव सॉइल, तो प्योर कोहेसिव सॉइल का मतलब क्या है, जो आपका क्ले होता है, उसमें सिर्फ कोहेजन ही कोहेजन होता है, कोई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का रोल उसमें नहीं होता है। पूछ लेगा कि सॉइल इन विच फाई इज इक्वल टू 0 इज, तो फाई किस में 0 होता है, जिसमें सिर्फ सी ही सी होता है, इसका मतलब क्या, प्योर कोहेसिव सॉइल में। तो घुमा करके ये 2-3 क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आइए आप अपने डायग्राम पे, जो आप मोहर कुलम क्राइटेरिया वाला जो आप डायग्राम पढ़े, उसमें आपका डायग्राम जो बन के आया वो आपका ये वाला आया, ये वाला ही डायग्राम आप पढ़े। इसमें आपका यहाँ स्टार्टिंग में 0 नॉर्मल स्टेज पे क्या हुआ, कुछ पहले सी मिल गया आपको, उसके बाद यहाँ एस से लिखा हुआ है, हम लोग इसको क्या पढ़े, टाउ एफ से पढ़े, तो टाउ एफ इजिकल टू सी प्लस सिग्मा tan phi, ये हम लोगों को एक लाइन मिल गया, इसको हम लोग बोले फेलियर इन्वेलप, ठीक है। और ये फेलियर इन्वेलप का स्लोप क्या है, तो ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो बेसिकली सी और फाई को जोड़ करके आपका ये वाला आप चार्ट पढ़े, कौन दिया ये दिए आपको मोहर और कुलम, इनके शेयर क्राइटेरिया से ही आप इस चीज़ को पढ़े। अब आप क्या किए, सी फाई में बोल रहे हैं आप कि या तो सी होगा 0 या तो फाई होगा 0। इमेजिन कीजिए अगर आप सी को 0 कर देंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो लाइन है ये तो एज इट इज रहेगा, ये लाइन तो फाई के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप बोल रहे हैं सी 0 है, सी 0 है, इसका मतलब ये जो सी का वैल्यू आप 10 20 कुछ लेके चले थे, इसको आप 0 कर दीजिए, मतलब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ ले आइए, तो आपका चार्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे सी का वैल्यू 0 हो गया, स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू था तो आपका ये वाला हाइट मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा। और ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप यहाँ भी फाई था, यहाँ भी इसका फाई ही रहेगा, मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे ही ये वाला डिपेंड करता है। तो कोहेजनलेस सॉइल का अगर पूछा जाए कि शेयर स्ट्रेंथ का जो इन्वेलप बताइए या शेयर स्ट्रेंथ का ग्राफ बताइए, तो वो ये वाला होगा। एक ग्राफ आप ये पढ़े मोहर कुलम का, वो C5 सॉइल के लिए था। पूछा जाता है कई बार कि एक्सप्लेन आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ फेलियर इन्वेलप ऑफ सॉइल विद अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पूछ देगा, तो आपको फेलियर इन्वेलप बताना पड़ेगा तीनों टाइप के सॉइल के लिए। तो पहला टाइप को तो आप मोहर कुलम में पढ़े हैं C5, दूसरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी ना, सिर्फ C 0 हो जाएगा। अब आप बोले एक टाइप का सॉइल जिसमें फाई 0 हो जाएगा, सिर्फ सी रहेगा, तो फाई 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये लाइन जो कुछ स्लोप में जा रहा था, अब इस फाई को आप 0 कर दिए, इसका मतलब ये लाइन अब स्ट्रेट हो जाएगा, अब ये वाला लाइन आपका रहेगा नहीं। और अब क्योंकि फाई आपको 0 है, सी तो है ही, तो सी है, इसका मतलब है कि यहाँ से ये वाला हाइट तो आपको मिलेगा, लेकिन आपका ये वाला जो स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा था हर एक कुछ डिस्टेंस पे, ये स्ट्रेंथ आपका बढ़ते चला जा रहा था शेयर, वो अब जब आपका फाई इजिकल टू 0 है, इसका मतलब है कि आपका अब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये लाइन आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा बन गया, ये वाला यहाँ क्या बन रहा था, ऐसा बन रहा था, इंक्लाइंड हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि ये फाई मौजूद था, फाई को हटा दिए ये लाइन स्ट्रेट हो गया, सी को हटा दिए तो ये लाइन यहाँ से सीधा ऐसे आ गया, ठीक है। अब तीनों में जो जो चीज़ें हम लिखे हुए आप पढ़िए, जो हम आपको बताए होंगे वही सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। कोहेजन लेस सॉइल, इसको हम लोग फाई सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि कोहेजन लेस है मतलब कोहेजन नहीं है, C5 में से सी हटा दिए। दीज आर द सॉइल्स विच डू नॉट हैव कोहेजन, C0 है। These soils derive the shear strength from the intergranular friction। ऑब्वियसली जब C0 है तो कोहेजन से तो ले नहीं रहा है, इसका मतलब किससे ले रहा है, फाई से ले रहा है। फाई क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है, इसका मतलब एक स्ट्रेंथ किससे ले रहा है, इंटरग्रैनुलर जो इंटरनल आपका फ्रिक्शन है उसी से ले रहा है। आप इंटरग्रैनुलर को आप इंटरनल भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल फ्रिक्शन से ले रहा है। दीज सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल सॉइल। ये वो सॉइल है जो कोहेजन के ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जैसा सेकेंड पॉइंट में पढ़े। तो इस सॉइल का एक नाम क्या होता है, फ्रिक्शनल सॉइल। अब ये क्या कर देगा, ऑब्जेक्टिव में यही वाला नाम पूछ देगा कि कोहेजन लेस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और ऑप्शन में दे देगा कि कोहेजन लेस है ना, बोल देगा ड्राई सैंड, लिख देगा फ्रिक्शनल सॉइल,
और एक और लिख देगा बोथ ऑफ दीज, और लिख देगा नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दीज। क्योंकि आप कोहेजनलेस सॉइल को आप ड्राई सैंड भी बोलते हैं और आप इसको फ्रिक्शनल सॉइल भी बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल क्या है? सैंड्स एंड ग्रेवल्स है, तो ग्रेवल्स को तो आप कह सकते हैं, सैंड्स में ड्राई सैंड को कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या बदल जाएगा? टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई था, सी को आप कर दिए 0 कोहेजनलेस में, बच गया क्या? टाउ इज इक्वल टू सिग्मा tan फाई, यही इसका इक्वेशन हो गया। दूसरे में आप क्या कर दिए? फाई को 0 कर दिए, सिर्फ कोहेजन रहने दिए, तो इसका मतलब है कि सिग्मा सी प्लस सिग्मा tan फाई में से, तो क्योंकि आपका क्या हो गया कि फाई को आप 0 कर दिए, इसका मतलब है कि वो टोटल जो आपका सिग्मा है, आप देख लीजिए कि सिग्मा जैसे जैसे बढ़ रहा है, शेयर स्ट्रेंथ के बढ़ने का कोई रोल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका क्या हो गया? ये सिर्फ सी हो गया, बाकी ये सारा टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है। These are the soils which exhibit cohesion but the angle of shearing resistance is 0, ठीक है। प्योर कोहेसिव है मतलब फाई 0 है। These soils are also called as sea soils, बता दिए हैं। एग्जाम्पल क्या है? सैचुरेटेड क्ले, ऐसा क्ले जिसमें पानी थोड़ा सा आपका मिक्स किया हुआ है, वो आपको प्योर क्ले के जैसा बिहेव करेगा। आप लोगों को पता नहीं, शायद पता होगा कि नहीं, एक टॉय बनाने वाला भी एक खेलने के लिए क्ले आता है, आप स्टेशनरी दुकान में जाते हैं ना, तो वहाँ आपको अलग अलग शेप्स के कुछ कुछ बनाने के लिए क्ले वो देते हैं, 10-20 रुपए की चीज़ होती है। वो क्ले क्या, एक्चुअली वो एक ऐसा मिट्टी है, आप जैसी, वो सूखा रहेगा, आप जैसे ही उसमें पानी मिलाएंगे आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आटा के जैसा, वो आप उसको गूंद सकते हैं, वो आप उसको अलग अलग तोड़ भी सकते हैं, फिर आप उसको मिला देंगे आपस में और उसको मिक्स कर देंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें ज्वाइंट कहाँ है। एक टुकड़ा अगर आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, फिर बाद में आप उसको मिला के अच्छे से पानी वानी मिला के उसको गूंद देंगे, तो फिर वो वापस एक जैसा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई ज्वाइंट भी था, तो वो सैचुरेटेड क्ले कहलाता है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू सी हो जाएगा डायरेक्टली। और इसके बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, रीडिंग दे दीजिए। दीज आर कॉम्पोजिट सॉइल, कॉम्पोजिट सॉइल मतलब 2 टाइप के मिक्स हैं, इसमें सी भी है, इसमें फाई भी है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज C5 सॉइल। एग्जाम्पल क्या है? क्लेई सैंड, क्ले भी है सैंड भी है। सिल्टी सैंड, सिल्ट भी है सैंड भी है। सिल्ट और क्ले में क्या होता है? कोहेजन होता है, सैंड में कोहेजन नहीं होता है, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। तो क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड, सैंडी क्ले, मतलब जो जो मिक्स वाला चीज़ है ना, वो सारा C5 में आ जाता है। इसका इक्वेशन यही हो जाता है जिसके बारे में आप पढ़े, ठीक है। तो आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, कोहेजन क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, और आपके कितने टाइप के सॉइल हो सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो आप सॉइल के बारे में पढ़ें कि क्ले हो सकता है, सैंड हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, इसके बारे में आप यूनिट 2 में पढ़ें। अब कितने टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ की बात कर लीजिए कि शेयर स्ट्रेंथ कितना आ रहा है, उसके हिसाब से 3 टाइप के सॉइल हो सकते हैं। अब जब आप नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे टेस्ट के बारे में, अब टेस्ट जो है ना, उसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को इसलिए जानना क्योंकि कुछ टेस्ट हैं जो C5 सॉइल के ऊपर हो सकते हैं, कुछ टेस्ट हैं जो सिर्फ सी सॉइल के ऊपर में हो सकते हैं, और कुछ टेस्ट हैं जो सिर्फ फाई सॉइल के ऊपर में हो सकते हैं। अब वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको एक मान लीजिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट किसके लिए सुटेबल होता है, किसके लिए सुटेबल नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और वैसे भी डायरेक्ट शेयर टेस्ट समझने के लिए वहाँ पे ये चीज़ बताना ही है। तो ये जो नॉलेज है ये आपको पूछ सकता है, एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब है यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब है कि ये 3 टाइप के सॉइल। अगर यही बोल देगा एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, इसका मतलब है यूनिट 2 के बारे में पूछ रहा है, जहाँ पे आपको सिल्ट, क्ले, सैंड सबका साइज वगैरह बताना पड़ेगा कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे पूछेगा तो ये 3 टाइप के सॉइल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम ये सारा डिस्कशन किया आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।